अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 5-5 नंबर के, और 7 अगस्त ईद के बाद है, और इसमें 2 चैप्टर्स को उसने हिट किया है, 2 से 3 जो है वो लेसन। इसमें आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें आपने उसका आंसर बताना है। एक ग्लोबल एसपी ग्लोबल एक वेल नोन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक नए और डेवलप कर रही है अपने, और लार्ज स्केल के ऊपर एप्लीकेशन बना रही है, और स्केलेबिलिटी बढ़ा रही है, परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, enhance the distributed both the data and application on different mechanism. These server will communicate with each other, but each server will perform its operation independently. तो आपने इसके लिए बताना था कि कौन सा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर सूट करेगा। तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है वो 2 टियर आर्किटेक्चर होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, N टियर आर्किटेक्चर होता है। तो आपको पहले आर्किटेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंने इसका जो आंसर है वो N टियर आर्किटेक्चर है, क्योंकि N टियर आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है इन सारी करैक्टरिस्टिक्स को, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और चीज़ है कि वो कंबाइन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सर्वर आपस में कम्युनिकेट तो करें लेकिन वर्क इंडिपेंडेंटली करें। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो N टियर आर्किटेक्चर है, और इसके अंदर सारी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेवल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, इट हेल्प डेवलपर टू क्रिएट फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कंटेंट्स। N टियर आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर 2 टियर, 3 टियर और नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस के लिहाज से भी देखेंगे क्यों यही मल्टी टियर, इसको मल्टी टियर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, आप कोई भी नाम लिख लें। स्केलेबिलिटी, डाटा इंटेग्रिटी मतलब एक्यूरेसी रहेगी, रीयूजेबिलिटी, रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव सिक्योरिटी, इम्प्रूव अवेलेबिलिटी, मतलब नेटवर्क है, सर्वर्स हैं, तो इस तरह करके वो काम करेंगे। इसमें वो सारी करैक्टरिस्टिक्स आती हैं N टियर आर्किटेक्चर। इसके ऊपर मैंने कोई 3 से 4 आर्टिकल जो हैं वो ढूंढे हैं, और मैंने लिखा इधर कि व्हेन टू यूज़ N टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन, कब यूज़ करते हैं। फिर उसके लिहाज से N टियर आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने यहाँ से पढ़ा, उसके बाद फिर ये N टियर आर्किटेक्चर और इसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल था उसको स्टडी किया कि एडवांटेजेस क्या हैं, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो चीज़ इसके अंदर पड़ी। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर N टियर आर्किटेक्चर के रिलेटेड व्हेन टू यूज़ दिस आर्किटेक्चर, इसके बेनिफिट, इसके चैलेंजेस, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो ये कब यूज़ करते हैं। एक और डी जोन, इसके ऊपर भी मुझे इसकी डेफिनेशन पसंद आई, और यहाँ पे इसका एक ख़ास चीज़ थी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ N टियर, सिक्योर, ईजी टू मैनेज, स्केलेबल, फ्लेक्सिबल। तो जो उसने सिनेरियो में बताया हुआ है उसके लिहाज से ये काफ़ी सूट करता है कि आप N टियर आर्किटेक्चर इसका आंसर लिखें और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें अपने तौर पे, अपने रीराइट कर लें उस वर्ड्स को। ओके जी, एक हो गया। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखे कि उसने कहा कि जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीज़न, कि क्यों आपने N टियर आर्किटेक्चर, N टियर आर्किटेक्चर हेल्प करता है स्केलेबिलिटी में, सिक्योरिटी में, परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में, और सिक्योरिटी के अंदर है। उसके बाद इसमें जो है वो अवेलेबिलिटी है, रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इनको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि N टियर आर्किटेक्चर किस किस में हेल्प करता है। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। YouTube is one of the world's leading website when it comes to online video sharing platform in YouTube चैनल। तो ये चैनल के रिलेटेड है। तो फिर आपको कहा कि आप भी अगर इस तरह की एप्लीकेशन बनाएं, आप ऐसी वेबसाइट बनाएं, या आप इस तरह के कोई भी ऐप बनाएं, तो सिमुलेट द सेम फंक्शनैलिटी यूट्यूब चैनल। जब भी एक जो है वो सब्सक्राइबर होता है उसको नोटिफिकेशन जाता है कि आपने जो है वो जिस चैनल को सब्सक्राइब किया उसने एक नई वीडियो अपलोड की है, तो स्टार्ट रिसीविंग नोटिफिकेशन फॉर न्यू अपलोड।
तो आपने बताना ये है कि विच डिज़ाइन पैटर्न विल बी द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी। आपने बताना है डिज़ाइन पैटर्न का, और आल्सो जस्टिफाई योर चॉइस विद सॉलिड रीज़न। तो मैंने जो है वो ऑब्जर्वर पैटर्न है इसका, उसको चूज़ किया, और उसको चूज़ करने की वजह आपको बता दूं कि वो मैंने क्यों चूज़ किया। डिज़ाइन पैटर्न लेक्चर नंबर 26 है, इसके अंदर उसने जो हिस्टोरिकल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनकी बात की है। उसके बाद एक डिज़ाइन पैटर्न उसने बात की GOF की, ये वाला GOF, और इसके अंदर क्या होता है। GOF के बाद उसने एक और पैटर्न की बात की है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रीम्स, क्रिएशनल पैटर्न है, स्ट्रक्चरल पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है। और उसके बाद लेक्चर नंबर 27 में है ऑब्जर्वर पैटर्न। और ऑब्जर्वर पैटर्न को अगर हम पढ़ें, इट इज़ इंटेंडेड टू डिफाइन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट जैसे कि यूज़र, सो दैट व्हेन एन वन ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट ऑल डिपेंडेंट आर नोटिफाइड एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। तो ये इसके साथ है। ऑब्जर्वर जो है वो यूज़ करता है, ऑब्जर्वर पैटर्न इसका है। रीज़न इसकी आप बता सकते हैं कि दूसरे यूज़र को हमने इंटीमेट करना होता है, उसके लिए नेसेसरी है। उसके बाद मैंने एक और इसकी सर्च की थी ऑब्जर्वर के लिहाज से, ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो मैंने ये सर्च किया, तो उसके लिहाज से ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वर पैटर्न कैन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर, व्हेन अ पर्सन अपडेट हिज स्टेटस ऑल हिज फॉलोअर्स गेट्स द नोटिफिकेशन। तो हमारा जो सिनेरियो है असाइनमेंट में, वो भी अगर हम फॉलो करें तो उसने भी यही कहा हुआ है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं उनको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। रीजनिंग आप लिखेंगे कि ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो इसी काम के लिए बना है, इसका डिज़ाइन, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारा इसके लिहाज से है कि उसको नोटिफाई करना यूज़र्स को क्या नई अपडेट आ गई है। हम फेसबुक पे कोई कमेंट करते हैं तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आता है, तो इट मीन वहाँ पे जो डिज़ाइन पैटर्न है वो ऑब्जर्वर पैटर्न है। तो इसमें आप अपनी सॉलिड रीजनिंग हैंडआउट से देख के भी लिख सकते हैं, और कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं जैसे मैंने दी है, लेकिन आपको रीजनिंग थोड़ी सी और बतानी होगी कि ऑब्जर्वर क्या होता है, और फिर उसके लिहाज एक नेक्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें अगर आप कन्वेंशंस बतानी है, मैं आपको पहले हैंडआउट्स में लेके जाऊंगा, और बोरिंग शायद लग रहा हो आपको, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन है जी, ये भी कोई लेक्चर नंबर 28-29 पे है। तो आप लोगों को मैंने दिखाना है ये चीज़ के तो कोडिंग क्या यूज़ करते हैं। ये देखें, कैमल केस यूज़ करते हैं वो कि पहला लेटर बड़ा हो। उसके बाद जो है वो जनरल नेमिंग कन्वेंशंस जो है उनके लिहाज से है। हम फर्स्ट लाइन से ही स्टडी करेंगे और असाइनमेंट को देखते हैं। आपने एक बॉक्स में सारी लाइन जो इधर दी होंगी आपने उधर पेस्ट कर लेनी है। ये देखिए, कांस्टेंट जो होता है ना, नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है कि यार वेरिएबल का नाम स्मॉल में लिखना है, कांस्टेंट का नाम कैपिटल में लिखना है, और जो क्लोजर नेम हो उस जैसा ही लिखना है। जैसे सैलरी के लिए सेल या स्टूडेंट के लिए STD। तो अब यहाँ लिखा हुआ है, कमेंट में लिखा हुआ वैल्यू ऑफ पाई, लेकिन इधर x लिखा हुआ है, तो नाम थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स की है तो MRKS रखें बजाय कि x। तो नेमिंग कन्वेंशन इस चीज़ को देखना है आपने, और कांस्टेंट हमेशा कैपिटल रखा जाता है, ये नेमिंग कन्वेंशन है। कांस्टेंट के लिए कांस्ट, फ्लोट, x की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, PI, और इस तरह ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी लाइन ठीक। और उसके बाद है जी टेम्पलेट क्लास T। जो ये टेम्पलेट होता है और उसके अंदर ये क्लास का जो नाम होता है ये स्मॉल नहीं हो सकता, ये कैपिटल होना होता है। फ्लोट क्लास T आप कैपिटल रखोगे, टेम्पलेट क्लास। अब इसका प्रूफ भी मैंने देना है साथ साथ कि मैं सही कर रहा हूँ, तो इसको देख के आते हैं। ये देखें, नेमिंग रिप्रेजेंट टेम्पलेट क्लास शुड बी सिंगल अपर केस लेटर। अब उसमें उसने स्मॉल लिखा हुआ था T, तो हमने कैपिटल कर दिया और ये हमारा ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो जो नेम ऑफ एम्प्लॉय एक वेरिएबल है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, तो ये सारे के सारे स्मॉल लिखे हुए हैं आपको जो दिए हुए हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय। इसको आपने पहला जो है वो लेटर स्मॉल रखना है, उसके बाद ये जो
नेक्स्ट ऑफ का ओ बड़ा, एम्प्लॉय का ई बड़ा। तो ये आपको प्रूफ के तौर पे कि यहाँ से इसको देख लेते हैं कि नाम कैसे रखते हैं। ये देखें, वेरिएबल नेम मस्ट बी मिक्स केस स्टार्टिंग विद द लोअर केस। आप ये साथ में कमेंट देना है तो दे दीजिएगा। पहला लेटर जो फाइल है उसका एफ छोटा है और अगला जो होगा उसको उसका लेटर जो है वो बड़ा रखेंगे। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है। नॉर्मली मैंने शुरू में बोला है कि स्मॉल होते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वन, ये हो गया। इसी तरह आपने लिखना है, ये वाइड सेट नेम, सेटर फंक्शन फॉर एम्प्लॉय नेम। तो सेटर, तो इसमें एक ख़ास बात है, वो देख के आते हैं कि सेटर अगर वो कोई बनाता है या गेटर बनाता है तो उसको देख के आते हैं कहीं पे है सेटर। हाँ जी, ये देखें, जेनेरिक वेरिएबल शुड हैव सेम नेम एज देयर टाइप। ये जो अंदर लिखा हो ना टॉपिक, तो फिर उस जैसा नाम रखें, ना कि एक्स या ई या इस तरह का कुछ रख लें। उसके बाद आपने देखा सेट शुरू में आएगा और उसके बाद अगला लेटर बड़ा होना चाहिए। तो दो गलतियां हैं जो नेमिंग कन्वेंशन के लिहाज से जो मैंने नोटिस की हैं इसके अंदर। सेट नेम का एन बड़ा लिखना है आपने, वो मैंने कर दिया। एम्प्लॉय के साथ ई नहीं आना, उसने बोला है कि उसके साथ आप बिल्कुल सेम नाम रखोगे और लेकिन स्मॉल में। ये देखें, टॉपिक टॉपिक और ऊपर बताया हुआ जेनेरिक वेरिएबल शुड हैव द सेम नेम। जेनेरिक मतलब जो क्लास होती है या डाटा टाइप होती है तो उस जैसा नाम रखें, रादर देन उसने कहा नॉट टॉपिक एक्स ए टॉपिक वैल्यू, इस तरह ना रखें। क्या रखें, जो उस क्लास का नाम है उसको स्मॉल में रखें। और ये भी लाइन ठीक हो गई है अब तक। उसके बाद है जी वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो जो टाइप होती है यानी जो क्लास का नाम होता है उसका पहला लेटर बड़ा रखते हैं। इधर उन्होंने स्मॉल दिया हुआ है, हमने उसको बड़ा कर दिया। तो ये वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट, तो जब टाइप यूज़ करते हैं तो टाइप में पहला लेटर बड़ा रखना है। मैंने इसको नहीं ढूंढा इधर, शायद किसी जगह पे हो। तो टाइप के लिहाज से नेमिंग रिप्रेजेंटिंग टाइप, इधर पता नहीं है कि नहीं है, तो मैंने इसको सही तरह फोकस से नहीं देखा। दिस वेरिएबल नेम कंटेनिंग, तो अगर ये देखें टाइप, तो इसका पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, पी एन। ये है जी इसका प्रूफ जो है वो यहाँ से आपको मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। यहाँ पे थोड़ा सा है नया, मेरे लिए भी था। इंट कंप्यूट SNR फॉर चैनल। तो इंट कंप्यूट मैं लिखा S बड़ा, F बड़ा, चैनल का C बड़ा। ये क्यों लिखा इस तरह, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको दिखा के लाता हूँ। और यहाँ से हाँ जी, ये देखें, जब एब्रीविएशन आए ना, कोई एब्रीविएशन एंड तो नॉट बी अपर केस व्हेन यूज एज अ नेम, तो इसको स्मॉल लिखते हैं, नॉट कैपिटल। मतलब वहाँ पे SNR वो किसी चैनल की नॉइज़ का फार्मूला था, तो SNR कैपिटल नहीं लिखना होता और SNR को क्या लिखना है आपने, पहला लेटर बड़ा और बाकी स्मॉल। देख लें DVD को बड़ा नहीं लिखना आपने, DVD का D बड़ा लिखना और बाकी फिर आगे लेटर सारे एक एक पहला लेटर बड़ा रखना। तो अपर केस नहीं यूज़ करते फंक्शन के नाम के अंदर जो किसी चीज़ का स्टैंड फॉर हो। तो SNR मैं आपको दिखा दूं, वो लिखा हुआ है फंक्शन टू कैलकुलेट सिग्नल टू नॉइस, तो नॉइस रेशो ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। तो SNR बड़ा लिखा हुआ था, स्मॉल लिखना है। और उसके बाद FOR स्मॉल था तो F बड़ा कर दें, चैनल का C बड़ा कर दें। तो ये इसकी नोटेशन हो जाएगी, ये सही है। और नेक्स्ट वन पे चलते हैं जी, लास्ट वन है। और क्लास प्राइस बॉन्ड, क्लास का नाम का जो लेटर होता है वो बड़ा रखना है आपने, क्लास प्राइस बॉन्ड। और उसके अंदर प्राइवेट इंट सीरियल नंबर, जो प्राइवेट वेरिएबल होता है उसके साथ ख़ास एक चीज़ लगानी होती है जिससे पता चल जाए कि ये प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट डाटा टाइप है, प्राइवेट इसकी नेचर है। तो उससे उसके लिहाज से हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है। पहली चीज़ तो देख लें, क्लास का जो नाम का पहला लेटर है वो यहाँ पे उन्होंने बड़ा रखा है, इसका भी बड़ा रख दिया। तो मैंने भी इसी तरह प्राइस बॉन्ड का नाम P और
ये बड़ा रख दिया। उसके बाद प्राइवेट इंट, तो आप उसने बोला है प्राइवेट क्लास वेरिएबल शुड हैव अंडरस्कोर, ये उसके एंड पे आएगा। ये देखें लेंथ और अंडरस्कोर, ये देखें उसने बताया स्कोप बाय यूजिंग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से पता चल जाता है कि ये जो है वो प्राइवेट वेरिएबल है एक क्लास का। तो आपने इस कोड को कैसे लिखना था, यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको इग्नोर करके दिखा दूँ इसको, इग्नोर ऑल, तो सीरियल अंडरस्कोर, तो इस तरह इसको लिखना था। प्राइस का पी बड़ा, बॉन्ड का बी बड़ा, और प्राइवेट इंट सीरियल नंबर अंडरस्कोर। तो ये थोड़ी सी असाइनमेंट लंबी हो गई है, उसके लिए मादरत ख्वाह हूँ, लेकिन समझाना था। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लग रहा है, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आई होप इट विल हेल्प यू लॉट। ईद मुबारक।